लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया सेक्शन 22 और सेक्शन 24, जिस वीडियो में हमने जाना कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आती है और दूसरा कौन से वो केसेस हैं जिसमें कंपलसरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जब आप बिजनेस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 को जो है गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला, पर्सन नॉट लायबल टू अ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला आता है पर्सन नॉट लायबल टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। इसमें 2 केसेस है। कौन कौन से? पर्सन हु एंगेज एक्सक्लूसिवली इन अ बिजनेस, जिसमें वो सप्लाई करता है गुड्स और एंड सर्विस भी, गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करता है मतलब। और नॉट लायबल टू टैक्स होली और एग्जाम फ्रॉम द टैक्स। सिंपल सा मैं बता देता हूं क्या है। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन अगर ऐसे प्रोडक्ट्स में या सर्विस में डील करता है जो या तो जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही ना हो, या फिर जीएसटी लगता है लेकिन वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पेट्रोल और अल्कोहल, उस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, एक्साइज लगता है, तो यहाँ पे इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनका टर्नओवर कुछ भी हो जाए। उसके बाद आता है हेल्थ केयर और टीचिंग सर्विसेज या जो भी है, ये जीएसटी के लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल है लेकिन ये एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो यहाँ भी फिर इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो एजुकेशन की या हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं। दूसरा आता है बी, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, जो वो अपना फार्मिंग का वर्क करेगा उसी तक जो है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो बियॉन्ड मतलब उससे रिलेटेड ही कमर्शियल एक्टिविटीज करता है तब उस पर रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं एग्रीकल्चरिस्ट की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो भी फार्मिंग का काम करता है, किससे? बाय ऑन लेबर, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, लेबर की फैमिली से, या वो सर्वेंट्स को रखता है अपने वेजेस पे, कैश में या काइंड में, और हायर करता है लेबर अंडर अ पर्सनल सुपरविजन या अपने किसी फैमिली मेंबर के सुपरविजन में, तो उसे एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगी, देख लेते हैं। हीरा है, ये सेटमैक्स वाले हीरा नहीं है, ये पंजाब वाले हीरा है जो एग्रीकल्चरिस्ट है पंजाब में। अब ये क्या करते हैं, अपनी फील्ड में जो है वीट की खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, और उनका जो टर्नओवर है वो 32 लाख हो जाता है। अब 32 लाख में सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द लैंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, यहाँ पे उन्हें जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। ये 32 क्या 45 लाख भी हो जाएगा तब भी यहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट की एक्टिविटी है और उससे अपनी जो है सेल कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, इन्हें प्रॉफिट लगा कम हो रहा है, इन्होंने स्टार्ट कर दी प्रीपैक्ड एंड लेबल्ड करके जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उससे हो गया इनका 9 लाख का टर्नओवर। अब जो 9 लाख का टर्नओवर है उस पर टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी है, तो देन टोटल टर्नओवर जो है इंक्लूड करता है आपका एग्जेम्प्टेड भी और नॉर्मल टैक्सेबल सर्विस भी। अब इस केस में क्या हुआ, इनका टोटल टर्नओवर जो हो गया वो हो गया 41 लाख, तो यहाँ पे उन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी, जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है कि एग्जाम फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ रजिस्ट्रेशन, के इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट केस है पर्सन मेकिंग ओनली अ रिवर्स चार्ज सप्लाई। एक बार रीड कर लेते हैं क्या, उसके बाद मैं पूरा एक बार समझाता हूं क्या है। पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, और बोथ दोनों, द टोटल टैक्स ऑन विच लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जिसपे रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको टैक्स देना है, वहां रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवर्स चार्ज होता क्या है? सपोज कीजिए मैंने बैंक को जो है इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज प्रोवाइड की, तो इस केस में क्या होगा, मैं बैंक को इनवॉइस इशू करूंगा और उस पर नॉर्मल टैक्स पे करूंगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि इनवॉइस तो मैं इशू करूंगा लेकिन टैक्स जो है बैंक पे करेगा। अब यही जो अप्लाई होता है रिकवरी के केस में होता है। जो रिकवरी एजेंट होता है वो बैंक को सर्विस देता है, उसका कस्टमर से लोन रिकवर करके बैंक को देगा। अब क्या है, रिकवरी एजेंट पे जो है रजिस्ट्रेशन लगाना थोड़ा टिपिकल काम है, लेकिन बैंक्स पे इतना दिक्कत नहीं आएगी गवर्नमेंट को। तो इस केस में क्या होगा, सर्विस तो रिकवरी एजेंट दे रहा है लेकिन इस पे जो जीएसटी पे करेगा वो बैंक पे करेगा, ना कि रिकवरी एजेंट।
तो इन केसेस में जो है रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है रिकवरी एजेंट को, बैंक को तो होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है, गुड्स नहीं ओनली सर्विस, जो सर्विस सप्लाई कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ ध्यान रखें, गुड्स की बात नहीं हो रही, ओनली सर्विसेज। जो सर्विसेज दे रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख तक है और वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, तो वह रजिस्ट्रेशन लेने, तो वहां रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आया था पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है किस चीज की, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और हैंडमेडेड गुड्स की, अप टू 20 लाख। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल आउट कर रहा है और उसका टर्नओवर जो है 20 लाख तक है, मतलब 15 लाख, तो वहां रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा 21 लाख या 22 लाख, तो वहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अदरवाइज जो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है किस चीज की, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडमेडेड गुड्स अप टू 20 लाख। 20 लाख तक जो है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की वो सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट कर रहा है, तो उसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख। अगर कोई भी पर्सन जो है सप्लाई कर रहा है थ्रू ईसीओ की, तो उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ये केस सब पे एप्लीकेबल होगा, बस इन लोगों को छोड़ के। अब ये है कौन कौन नोटिफाइड लोग कौन है, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओला उबर। सपोज कीजिए कोई कैब ड्राइवर है, वो सर्विस दे रहा है कस्टमर को, तो इस केस में जो है हमेशा जो है ओला और उबर ही पे टैक्स करेंगे। ऐसी एकोमोडेशन सर्विस हो गई, ओयो मेक माई ट्रिप, इस केस में भी ओयो और मेक माई ट्रिप ही जीएसटी की पेमेंट करेंगे, ना कि जो होटल रजिस्टर्ड है उनके अंडर वो। हाउसकीपिंग सर्विस अर्बन क्लेम करेगा, ना कि इंडिविजुअल से वो टैक्सेस लेंगे। और उसके अलावा रेस्टोरेंट सर्विस जो जोमेटो स्विगी है, ये अपने ड्राइवर्स जो होते हैं, इनके जो डिलीवरी करते हैं खाने की, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो रेस्टोरेंट जो है उनके बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट केस आ जाता है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू अ ईसीओ विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर है, तो यहाँ पे भी अगर इंट्रास्टेट नोट इंटर सॉरी मतलब विद इन स्टेट कर रहा है, अगर दिल्ली की दिल्ली में सेल कर रहा है, यूपी की यूपी में सेल कर रहा है, तो वहां रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कंडीशन लगाई है। पहला, वो जो है इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेगा, दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं होगी, विद इन स्टेट होगी। दूसरा, नॉट मेकिंग अ सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक से ज्यादा स्टेट में वो सप्लाई नहीं कर सकता। और रिक्वायर्ड टू हैव अ पैन, और उसमें पैन नंबर होना चाहिए, तभी जो है वो इस एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकता है, अदरवाइज उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।